हे गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अच्छा, चलिए। आज मैंने आपको शेड्यूल जारी कर दिया था कि मैं आपको कैसे कैसे पढ़ाऊँगा। आप सबने देख ही लिया होगा, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर बायोलॉजी का। क्या नाम था उसका? द लिविंग वर्ल्ड। ये आता है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारी जो यूनिट है, ठीक। अब इस यूनिट में जो पहला पेज है, इस पेज में कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं इसका ये अर्नस्ट मेयर, आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। पैदा कब हुए थे? 1904, मरे कब थे? 2004 में, ठीक। काफ़ी अच्छा खासा जी गए, 100 साल। ओके, सो इनके बारे में आपको कुछ बातें खास ध्यान रखनी है। ये कौन थे, क्या कर रहे थे, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इन्होंने क्या करा था अपनी लाइफ में, ये है हिज रिसर्च। 1 सेकेंड। हिज रिसर्च स्पैन्ड ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू, जियोग्राफी एंड इवोल्यूशन, और साथ में ये सिस्टमैटिक्स। 1 सेकेंड, इसको पेन का काम छोटा कर दूँ। ओके, सो मैं ये बता रहा था, ये सिस्टमैटिक्स ये भी इन्होंने दिया था, ठीक। उसके बाद अब आ जाते हैं, इसमें और कोई काम की चीज़ नहीं है हमारे, ठीक। नीचे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। अब इस चैप्टर में देखिए, यहाँ भी कुछ नहीं है। जैसे व्हाट इज़ लिविंग, आप सब जानते होंगे लिविंग किसको हम कहते हैं, बोले जो जीवित है। नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम बताते हैं कि लिविंग है, नॉन लिविंग है। बहुत से लोग कहेंगे ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं कह सकते हैं, किसकी, लिविंग की या नॉन लिविंग की, क्योंकि ग्रोथ क्या होता है देखो। अब जैसे एक पत्थर ले लिया हमने, स्टोन ले लिया एक, और एक आदमी लिया, ठीक। अब क्या है, अब पत्थर है कहीं नदी किनारे, इस पे पानी आया, सैंड आया, खट्टा हुआ, पत्थर बड़ा हुआ, सीधी बात है, ऐसे बड़ा होते होते एक बड़ा पत्थर बन गया, ठीक। अब ऐसे आदमी एक बच्चा है पहले, अब एक बच्चे से एक एडल्ट बनेगा, एडल्ट से फिर एक यंग मतलब बड़ा आदमी बनेगा, फिर ओल्ड बनेगा, ऐसे करते करते इसकी उम्र होगी। तो देखिए ग्रोथ तो दोनों में हो रही है, ग्रोथ दोनों में हो रही है, लेकिन एक में इंटरनल हो रही है, एक में एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, ये देखिए। क्योंकि अब जैसे कोई पत्थर है, अब उसमें क्या आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो ऊपर से ही तो डालेंगे, तो ऊपर से आपका हो जाएगा, मतलब ग्रोथ बढ़ती जाएगी। लेकिन एक इंसान है, लिविंग बीइंग है, जैसे प्लांट है या हम हैं, उसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है उसके अंदर से होगी। जैसे हमारी हड्डी है, मान लो ये पेन नहीं, एक हड्डी मान लो है। अब इसकी जो ग्रोथ होगी, इसे हड्डी मानना है इसको, अगर इसकी ग्रोथ है तो ये अंदर से ग्रोथ होगी, क्योंकि अंदर सेल्स और जितने भी हमारे प्रोसेस होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सब इसके अंदर होंगे। तो सीधी बात है, अंदर से बड़ा होगा तो ये फिर बाद में साइज में बढ़ेगा, ठीक। ये है हमारा, ओके। इसको रब कर देते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth, ठीक। मतलब जो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए ग्रोथ का मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि मास का बढ़ना, क्या कोई करेक्टर ना, ये लिखा है जैसे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ठीक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया है जैसे अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। देखिए मैंने इसमें पहले से हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि बाद में करना ना पड़े और ये मिटाना ना पड़े।
क्योंकि फिर इसमें मिटाना पड़ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें लिखा है ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब जैसे हम भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते, सिंगल तो है नहीं। अगर सिंगल होते तो आज को हम ये सब काम कर रहे होते। सिंगल का मतलब क्या है, एक सिंगल सेल। जैसे ये बॉटल का ढक्कन है, ये क्या है, सिंगल सेल है ये, मान लो। अगर यहीं पे मैं अगर ज़्यादा बोतल के ला दूँ तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब ही यही होता है कि मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, अब ऐसी प्लांट्स में, सेकेंड, अब प्लांट्स में, अब इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। मतलब जो प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है ये इसकी लाइफ टाइम होता है। अब देखिए जो एनिमल्स है, अब जैसे इसका अगले स्टेटमेंट भी पढ़ ही लेते हैं। जैसे ये दिया है इन एनिमल्स, वन सेकेंड, ये है जैसे इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज। मतलब अब जैसे एक एनिमल है, आप जैसे जानते हैं एक इंसान है, सीधी बात है कितना भी उम्र का हो जाए, एक सर्टेन हाइट ही होगी उसकी, 5 फुट मान लो, 6 फुट मान लो। लेकिन एक प्लांट है, सीधी बात, अभी वो इतना छोटा है, इतना हो जाएगा, इतना 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 इतना, मतलब उसकी एक ग्रोथ है, उसका भी हमें आइडिया नहीं है कितनी ग्रोथ होगी उसकी। क्योंकि बहुत से प्लांट होते हैं वो इतने ही रह जाते हैं और बहुत से इतने पहुंच जाते हैं। तो इसमें यही दिया गया है, इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अगर कॉन्टिन्यूस, उनकी डिवीजन होती ही रहती है, वो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन एनिमल में एक सर्टेन एज है, जैसे मान लो कह रहे हैं 18 साल या 20 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, यही है उसका रीज़न। क्या है वो हम आगे अपना फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आपको बात समझ में आ रही होगी हमारी। नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा अपने डाउट्स, हम उसको क्लियर करते हैं। ओके, सो मैं इसमें मेजर पॉइंट ले रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, सीधी सी बात है। मैंने इसलिए पहले से ही इसमें हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए जैसे है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। मतलब हाँ, जैसे एक इंक्रीज इन मास है किसी बॉडी का, इसको क्या कह सकते हैं हम, एक इसको, वन सेकेंड, क्या हो गया इसको, ओके थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, अब ठीक है। अब ये है जैसे इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अब बॉडी मास में जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं। जैसे देखिए, अब जैसे हमारे बॉडी मास हमारा बहुत तरीके से बढ़ सकता है। मान लो आप चल रहे हो, आपने 10 किलो आटा उठा लिया, आपका मास तो बढ़ गया। अब ये तो देखा नहीं गया ना उसमें कि आपने, आपका वजन है कि आपने कुछ चीज़ उठा रखी है, लेकिन हम उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे, उसको एक अलग चीज़ है ग्रोथ। मतलब हमारे अंदर कोई मास बढ़ रहा है, जैसे एक पत्थर है, आज जितना सा मिट्टी, अब मिट्टी ले लो, मिट्टी आज जितनी है उसमें आपने और मिट्टी जोड़ दी, इतनी हो गई, तो उसका मास बढ़ गया, लेकिन वो एक्सटर्नली बढ़ा है। और हम ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग थिंग में क्या होता है, वो अंदर से बढ़ता है, इंटरनल। ओके, अब लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये इधर इस साइड पढ़ रहा हूँ मैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया। देखा, वही बात आई जो मैंने कही थी। अब ये यहाँ दिया हुआ है, मैंने बीच में हाईलाइट कर दिया है, ये लाइन उसको टिक कर दिया मैंने। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लिविंग में इनसाइड से होगी। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। अब है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, रिप्रोडक्शन को हम एक कैरेक्टर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन क्या है, जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर हो, कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं लेकिन तब भी लिविंग है। अब बताइए कैसे। अभी आगे हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, लिविंग होने के बाद भी वो हमारे रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब ही अभी हम आपको अब बाद में बताएंगे, इसका चैप्टर है एक, अभी 2 या 3 चैप्टर बाद मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही पढ़ाऊँगा, तो उसमें सब चीज़ पढ़ाई जाएगी, रिप्रोडक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगली लाइन पे आ गए हैं, नोट आपको दिखा दें कहाँ पर हैं, हम इधर चल रहे हैं। अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर
मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। मतलब रिप्रोडक्शन तो जानते ही हैं क्या होता है, प्रोजेनी बनना, मतलब माँ बाप है, माँ बाप से उसकी अगली जनरेशन, और वो या तो उनकी जैसी डिट्टो कॉपी होगी या उनसे थोड़ी अलग होगी, सीधी सी बात। अब डिट्टो कॉपी में जैसे क्लोन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसे कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले सेंटेंस पे। ये दिया है यहाँ पर, जैसे फंजाई मल्टीप्लाई, ये वाला फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। मतलब जो फंजाई होता है ये हमारा स्पोर्स के थ्रू अपना स्प्रेड करता है रिप्रोडक्शन, इसमें मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स ये छोड़ता है। अभी हम आगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, हम उसमें आपको बताएंगे फंजाई का क्या फंक्शन, अब इसका रिप्रोडक्शन क्या है, ये सब क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। अभी बस आप जो मैंने इसमें आपको अंडरलाइन कर दिया है उस चीज़ को पढ़िए, ठीक। अब जैसे बर्डिंग हम देखते हैं हाइड्रा में, प्लेनेरिया में रीजनरेशन देखेंगे, ट्रू रीजनरेशन जानते ही होंगे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं इस चैप्टर की जो आपको पता होगी। ये सब मैंने इसमें पहले से ही हाईलाइट कर दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, इस पर कोई बड़ी मतलब बताने लायक चीज़ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, 1 सेकेंड, इसे लिखा है हेंस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ठीक। मतलब जो ये है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसको हम कर सकते हैं क्योंकि प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। 1 सेकेंड, अब देखिए मैंने क्या कहा था, जो मेटाबॉलिज्म है ये लिखा है इधर, मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है, अब जानते ही होंगे लिविंग बींग्स में ही होता है, इसमें कहता है सारी केमिकल रिएक्शन। कभी आपने देखा किसी पत्थर के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है? हाँ, एक अलग चीज़ है, केमिकल रिएक्शन कुछ चीज़ चल रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे हम खाना खा रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ऐसा आपने किसी पत्थर में देखा है? या ये पानी की बोतल देखा है, ये पानी की बोतल है, इसमें कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं होता कुछ। तो यही सब क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक को ही हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं लिविंग बींग्स की, क्यों इसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी तो कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए लिखा है ना, ये ऊपर जो ये सब लिखा है ना, ये सब इसका निचोड़ ये दिया है लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में आती है बच्चों, पेपर में आती है, ठीक। अब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पढ़ लिया हमने, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहली बात तो रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन आ जाते हैं, जिस चीज़ में देखिए लिविंग बींग्स में एक्सेप्शन नहीं है वो उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जैसे अगला हम पढ़ने जा रहे हैं तुरंत, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब हमने आपको टच करा, आपने रिस्पॉन्स करा, अपने प्लांट को टच करा, प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। मोनेस्टिक मूवमेंट, बहुत से मूवमेंट होते हैं प्लांट के अंदर, बहुत सारे मूवमेंट करते हैं। जैसे हमने आपको सुई चुभाई, तो सुई चुभाने पे आप क्या करेंगे? आउच, कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे, रिस्पॉन्स तो देंगे, है तो इंसान। या अगर कुछ करेंगे नहीं तो भाई आप इस ग्रह के हो ही नहीं, मंगल ग्रह से आए हो, ठीक है। ये लिखा है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, ये लिखा है देखिए साफ साफ, ये क्वेश्चन उठ के यहाँ जो डार्क में लिखा है ना, यही क्वेश्चन आते हैं उठ के डायरेक्ट ये। और बच्चे सोचते हैं इस चैप्टर से कुछ नहीं आता, इससे क्या आएगा? इससे बेटा वही चीज़ें आती हैं जो आप सोचते नहीं हो कि ये कभी नहीं आएगा। चलो, इसमें क्या लिखा है? कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलो अब नीचे आ जाओ, यहाँ कोई काम की चीज़ नहीं है आपके। ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बीच में ये दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्पीशीज, जो मैंने ये हाईलाइट करा है ना, मैं इसी को बोलता हूँ, द नंबर ऑफ स्पीशीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब जो हमारी नंबर ऑफ स्पीशी है वो हमारी रेंज है 1.7 to 1.8 मिलियन के बीच में। ये इसमें दिया है, कई बार
नीट या 12th में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए तो 11th का चैप्टर है, 11th में भी पूछ सकते हैं, लेकिन नीट में तो आता ही है। ठीक है, चलो उसके बाद अब आते हैं नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर क्या चीज़ है भाई, ये देखो। चलो तो यहाँ से पढ़ते हैं, पहले आपको बताते हैं। देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट, 1 सेकेंड, हाईलाइटर नहीं मिल रहा, चलो कहाँ थे हम। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज known by the same name all over the world। मतलब नॉमेनक्लेचर मतलब अब हमने मान लो हमें एक कीड़ा मिला, सीधी बात है। अब मान लो हम इंडिया में उसको बिच्छू कह रहे हैं, चाइना में उसको कोई केकड़ा कह रहा है, इंग्लैंड में उसको कोई कह रहा है कि ये तो सांप का बच्चा है, कोई उसे कुछ कह रहा है। तो इससे कन्फ्यूजन बहुत पैदा हुई। कोई इसको अपना नाम दे रहा है, किसी ने किसी जगह का नाम पे रख दिया। मान लो अब जैसे कोई नदी है, मान लो कावेरी है, तो इसको कोई कावेरी बोल रहा है, कोई लंदन में कोई इसको कुछ कह रहा है, अमेरिका में कोई इसे कुछ कह रहा है, दुबई में कोई कुछ कह रहा है। तो इसलिए हमने नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी। ऐसे हम केमिस्ट्री में IUPAC क्यों करते हैं, इसी कारण करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से बुलाया जाए। अगर कभी वो चीज़ हमें पढ़नी है, कुछ भी है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर स्कॉर्पियन है तो उसे स्कॉर्पियन ही बोला जाएगा, डॉग है तो उसको डॉग ही कहा जाएगा, पर डॉग उसका साइंटिफिक नेम नहीं है। आई बात समझ? ओके ठीक। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन, ये कौन भला आ गई भाई, यहाँ से पढ़ो। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो to what organism the name is attached, this is identification। मतलब हमने उसे क्या नाम दिया, ये उसका आइडेंटिफिकेशन है। ठीक, ये फुल फॉर्म बहुत आती है भाई, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। हाँ, ये फुल फॉर्म बहुत आती है पेपर में। ICBN किसको कहते हैं, ये जो लिखा है मैंने ICBN, ये वाला, ये ना आए तो भैया छोड़ देना पड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में आती ही है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, क्या बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रट लीजिए। इस चैप्टर से ये चीज़ें आने वाली होती ना, ये मैं यहाँ इसलिए मार्क करी है मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक जेनरिक नेम क्या होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है। मतलब पहली बात तो अब ये जानिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं। इसी को कहते हैं जिसमें एक जेनेरिक नेम लाइक जीनस का नेम हो और एक साथ में स्पीशी हो। और ये दिया किसने था, हमारे कार्लेस लीनियस साहब थे। ओके, ये दिए हुए इनका नाम ये रहा, कार्लेस लीनियस। ओके, अब इसको रट लीजिए। जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जो उसका जीनस का नेम होगा हमेशा, जैसे मान लीजिए कैनिस है, C कैपिटल होगा, कैनिस जो डॉग का है उसका आगे फेलिस होता है। ठीक, अब ये जैसे ह्यूमन है। ठीक, अब आगे बताते हैं, ये चीज़ आगे दी है। अब जैसे ये मैंगो का दिया है, 1 सेकेंड, यहाँ ये मैंगो का दिया है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, तो जो उसमें मैंगीफेरा में है ये M, ये कैपिटल है। ठीक, और इंडिका क्या है, स्पीशी। ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, ये I है, ओहो, और ये I है, ये हमारा स्मॉल है, मतलब ये स्पीशी दिया है, ये हमें जीनस दिया है। ओके, अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसका हम रूल्स को पढ़ लेते हैं। ये रूल्स कई बार नीट में या 11th क्लास में आपके दे दिए जाते हैं, और नीट में तो सीधी बात है, ये 4 हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। कह देंगे फाइंड इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बोलते कभी भी, करेक्ट तो बच्चा ढूंढ लेता है, इनकरेक्ट बोलते क्योंकि बच्चा हमेशा सही रट के जाता है, गलत कभी नहीं रटता, सही रट के जाएगा।
जब पेपर में आएगा इसमें से गलत किया, बच्चा जोश जोश में पहला ऑप्शन पढ़ा, अरे वाह ये तो सही है, उसी को सही मार दिया, नीचे के 3 पढ़े ही नहीं, क्योंकि उसने तो भाई ये आदत डाली ना हमको सही पढ़ना है, गलत तो पढ़ना ही नहीं। ये बचपन से सीखते हैं, लेकिन हमें गलत सही दोनों पढ़ के जाना है। पेपर वाले आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड यही तो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ABCD ज़्यादा होगा, ऑप्शन ABCD दिए, फिर नीचे एक ऑप्शन और डाल देंगे ऐसे करके, बोथ 1 2 या ओनली 1, ओनली 3 या नन ऑफ दी अबव, ऐसे करके डाल देंगे। मतलब तुम्हें चारों ऑप्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तुम ये ऑप्शन छेड़ पाओगे। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। अब याद रखिएगा ये नीट में कैसे आता है, लिख देंगे बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स, रिवर्स कर देते हैं इन चीज़ों को, इटैलिक उधर लैटिन इधर, ये कह देंगे इन हैंड रिटन, हैंड रिटन मतलब फ्री हैंड राइटिंग जो हम लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं। तो याद रखिएगा जो सही ये है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ लिया, अब सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। जो पहला है जीनस, मैंने पहले कहा था पहला जीनस होता है जो कैपिटल वर्ड से होता है, दूसरा हमारा स्पीशी होता है, ये देखिए स्पीशी दूसरा लिखा है, ये भी बहुत आता है। और नीट में क्या करेंगे, पलट देंगे, पहला वाला कह देंगे जीनस, वो स्पीशी होता है, दूसरा जीनस होता है, ऐसे बोल देते हैं। अब बच्चा चकरा जाता है, यार पहला जीनस होता है स्पीशी होता है, इसी चक्कर में तुक्का मारता है और 1 नंबर लॉस कर देता है और 4 नंबर उस क्वेश्चन के लॉस कर देता है, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन रिटन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर उनको अलग अलग लिखा गया तो उनको सीधी बात हम एक अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन ऐसे लाइन करते हैं, ठीक। ऐसे द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट फिर कैपिटल लेटर, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, लेटर्स कैपिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं, अब जैसे ये एग्जांपल दिया है, और साथ में याद रखिए अगर नीट में शायद 2019 में क्वेश्चन आया था मुझे याद है, उसमें बोला था ये नाम लिखा था मैंगो का मैंगो का साइंटिफिक नेम बताइए। ऑप्शन क्या दिया था पता है, पहला दिया मैंगी फेरा, दूसरा मैंगी फेरा इंडिका, तीसरा दिया मैंगी फेरा इंडिका लिन, चौथा दिया मैंगी फेरा लिन। अब बताइए लिन का मतलब क्या है यहाँ, आंसर असली में ये था जो यहाँ मैंने पहली मार्क कर रखा है, ये 2019 का क्वेश्चन था। बहुत बच्चे गलत किए थे क्योंकि लिन का मतलब पता ही नहीं, कहीं लिन क्या होता है, जो पढ़ के गया उसे पता था। लिन मतलब लीनियस साहब, अरे लीनियस, कार्लेस लीनियस, जिन्होंने हमको बाइनियल नोमेनक्लेचर दिया था, क्या दिया था, बाइनियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ मैंगी फेरा इंडिका लिन है, यहाँ पे लिन का मतलब कार्लेस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। चलिए अच्छी बात, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे टाइम 20 मिनट से ऊपर हो गया, वैसे मैं 20 मिनट की क्लास लेता हूँ, देख लेते हैं अभी कितना बचा और कितना मैं करा सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे से ऊपर नहीं, क्योंकि फिर वीडियो डालने में दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, लेक्चर ज़्यादा लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। वो हम कल से थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट किया करेंगे। 1 सेकेंड रुकिए, देखिए यहाँ तो हमने कर लिया मैंगी फेरा इंडिका लिन, ठीक है। अब जैसे ये दिया है कैट्स, इधर दिया ये कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, ये डॉग्स इधर दिया है, ये सब क्या चीज़ें एटसेट्रा कैटेगरीज यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, टैक्सा कहते हैं जिसको, मतलब वो कैटेगरी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसको टैक्सा कहते हैं। द साइंटिफिक नेम इज टैक्सा। टैक्सोनॉमी ये दिया हुआ है, ये बहुत आते हैं। टैक्सोनॉमी based on characteristics of all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. इस क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक। इधर आगे सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स देखिए, ह्यूमन बीइंग वर, यहाँ से पढ़ रहे हैं, human beings were since long not only interested
in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship between them. This branch of referred to as systematics. मतलब इसमें कह रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब इसमें डाइवर्सिटी कितनी थी हमारे टाइम पे। रखो, इससे बाद आप एक वर्ड और सुनिए, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है। मेन चीज़ तो ये है, ये वाली कहाँ गई, इधर ये। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये आया कहाँ से? लैटिन वर्ड से आया, सिस्टमैट, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। मतलब उसको हमने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लगाया है, ठीक। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरे, इन्होंने, ये आता है सिस्टमा नेचुरे किन्होंने यूज़ करा था? इनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरे, एक बुक थी कार्लिस लीनियस की। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, पहले बहुत पूछा जाता था लेकिन अभी इन 3-4 सालों से पूछा नहीं जा रहा है सिस्टमा नेचुरे के बारे में। लेकिन ध्यान रखिए, एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं हम नहीं देंगे, वही देते हैं। पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी में है। कल को ये ना कह पाए कि भैया एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो कोई बाहर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में है सिस्टम नेचुरे, ठीक। अब सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। मतलब सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? मेनली हमारे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके, मतलब बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे पहले हम बंदर थे, बंदर नहीं थे, हम एप्स थे। बंदर एक अलग चीज़ है, गोरिल्ला एक अलग है। अब अभी हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें आप पता चलेगा हम क्या क्या थे, हम क्या कहाँ से कैसे आए, ठीक है। जो ड्रॉपर है वो तो सब जानते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं। ये हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसकी मैं एक ट्रिक दे दूँ आपको पहले जल्दी से। चलिए यहाँ ट्रिक्स दे देता हूँ, इधर लिखी है। याद कैसे करना है आपको? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम को आप ऐसे किंगडम याद रखिए, ठीक। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जैसे ऐसे याद रखिए, P C O F, इधर G, ठीक। अब PCO का मतलब क्या है? PCO तो जानते हैं ना, ये वाला PCO जहाँ आप कॉल करते थे पहले। लेकिन नहीं, यहाँ इसका वो मतलब नहीं है, तो हमने ट्रिक के उस पर याद कर लिया है। जैसे किंगडम के PCO FGS कुछ भी याद कर लो। CGS सिस्टम होता है, FGS ऐसे याद कर लो, MKS होता है, ठीक है। अब PCO है, P से मतलब फाइलम, C मतलब क्लास, O मतलब ऑर्डर, F मतलब फैमिली, G मतलब जीनस, S मतलब स्पीशी। देखिए आपको याद हो गया। अब मेरे साथ बोलिए, किंगडम PCO, फिर कितना आएगा? FGS। किंगडम PCO FGS, याद रख लो, खत्म कहानी। और जो ये है स्पीशी, यहाँ से इस बुक में दिया हुआ है इसके बारे में। हमारी बुक थोड़ा उल्टे दिमाग की है ना, उल्टी चलती है। ये पहले स्पीशी के बारे में दिया है। चलो हम मेन हेडिंग पढ़ लेते हैं, स्पीशी क्या होती है। टाइम कितना हो गया? 2 मिनट है, पढ़ लेते हैं। चलिए, टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशी। मतलब जो टेक्सोनॉमी स्टडी हम करते हैं ग्रुप्स के बिटवीन, मतलब स्पीशी क्या है, मैंने क्या बताई थी? जो ट्रिक्स के द PCO FGS, ये बताया था मैंने। तो जो S है, S नीचे है, G ऊपर, तो सीधी बात है जो ग्रुप है ये बड़ी यूनिटी है। अब मैं देखिए, मैंने आपको ये बात तो बताई नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। किंगडम सबसे बड़ा, किंगडम के अंदर आए फाइलम, ठीक। फाइलम्स के अंदर आ गए क्लास, क्लास भी बट गए, सब क्लास अलग अलग ऐसे सब डिवाइड हो गए, ठीक। क्लास की अब ये से एक क्लास है कोई, ये कोई क्लास है, क्लास में से भी ऑर्डर निकल गए ऑर्डर में से फैमिलीज निकल गई, फैमिलीज से जीनस निकल गए, वहाँ से स्पीशी निकल गई। तो स्पीशी, एक स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ, क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
मतलब इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल एक आदमी है, ये इन सब का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखिए स्पीशी से भी एक छोटी यूनिट होती है, आगे हम जब पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म में पॉपुलेशन वहाँ दिया जाएगा। स्पीशी की भी एक वो है इंडिविजुअल, ठीक, इंडिविजुअल उससे भी छोटी यूनिट है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम स्पीशी कहते हैं, ठीक। अब ग्रुप ऑफ स्पीशी को क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे, और ये थोड़ा ज़्यादा करेक्टर में होगा, इनके करेक्टर थोड़े सिमिलर ज़्यादा होंगे। देखिए अब स्पीशी यहाँ दी गई है हमको, जैसे यहाँ स्पीशी क्या, इंडिका, मैंगीफेरा क्या है, जीनस, कैपिटल है ना। ऐसे सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, ये नाम दिए हैं बुक में, ये आ सकते हैं। पैंथेरा लियो, पूछ लेगा लॉयन का बताइए साइंटिफिक नेम, पैंथेरा लियो, स्पेलिंग ध्यान से, पी कैपिटल। ऐसे ही यहाँ पे सबके दिए हैं, आप उनके कर लीजिए। अब देखिए जीनस, जीनस पे आ गए हम। जीनस क्या चीज़ है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी। मैंने क्या कहा था, स्पीशी क्या, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और जीनस क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्पीशी। जितनी स्पीशी हैं, एक जीनस से इतनी सारी स्पीशी निकली, तो सीधी बात है इन सब स्पीशी का ये एक वो है, मतलब क्या क्या कहते हैं, जैसे फ्लो चार्ट बनाते, क्या एक फ्लो चार्ट बनाया, उसमें से 2-3 ब्रांच निकाल दी, तो उसका हेड कौन हुआ, ये तो इसके अंदर से तो है, तो सीधी बात है इसके अंदर सारे कैरेक्टर सिमिलर होंगे, इनके अलग अलग होंगे, ठीक। क्या लिखा है इसमें, देखिए, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी ऑफ which has more characters in common comparison to species of other genera। ओके, देखा, वही बात बताई, ठीक। अब आगे फैमिली आ गई, क्या आ गई, फैमिली। अब फैमिली में देखिए क्या है, फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस। मतलब इसकी सिमिलैरिटी फैमिली की कम होती है, किसके कंपैरिजन में, जीनस और स्पीशी। फैमिली कैसे, आगे हमारी फैबेसी फैमिली, पेप्लियोनेसिस, लेग्यूमिनेसी, उसी के अंदर की पार्ट है सब। लेग्यूमिनेसी के अंदर फैबेसी आती, फैबेसी को हम पेप्लियोनेसी भी कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे ना अभी मॉर्फोलॉजी, बताऊंगा मिनटों में आपको फ्लोरल फॉर्मूला कैसे पढ़ते हैं, फ्लोरल डायग्राम, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। चलो ऑर्डर मत पढ़ो, क्लास फाइलम बात वही है। अभी हमें सब किंगडम पढ़ना ही है, फाइलम पढ़ना ही है, क्लास पढ़नी है, यहाँ तो इम्पोर्टेंट इतना दिया नहीं है। ये है, इसको मैं ट्रिक बता देता हूँ आज, भैया समझ लो ट्रिक। देखो सबसे पहले वो पीसीओ वाली तो याद है, मैंने पीसीओ वाली क्या दी थी, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना, पीसीओ इधर से लिखो, पी सी ओ, यहाँ एफ जी, यहाँ एस मत लिख देना, एस लिखोगे तो स्पीशी आएगी। यहाँ पे तो हमें बायोलॉजिकल नेम दिया है, याद रखना, यहाँ बायोलॉजिकल नेम दिया है, यहाँ पे स्पीशी नहीं थी। स्पीशी दी होती तो FGS लिख देते, यहाँ पर बस जी तक लिखना, ट्रिक यहीं तक काम आएगी, धोखा मत खा जाना इस चक्कर में। अब देखो ट्रिक बनाने के बहुत तरीके हैं, आप इसको अलग अगर आपको याद हो जाता है नॉर्मली, किसकी फैमिली, ऑर्डर, कोऑर्डिनेट, ये सब क्या है याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना एक तरीका बता देता हूँ। देखो भाई लोग, अब या तो इधर से पढ़ लो, इधर से पढ़ लो रिवर्स ऑर्डर में, या तो मेरे हिसाब से तुम इधर से पढ़ो, ये वाला इधर से पढ़ो, ठीक। 1 सेकेंड, तुम इसको अब इधर से पढ़ना, ठीक। अब ठीक है, वो बड़ा हो गया, हाँ बड़ा याद आता है, बड़ा बड़ा, ठीक। अब होमो सेपियंस तो भाई सबको नाम याद ही होगा, बायोलॉजिकल नेम्स। मैंने कहा ना इस ऑर्डर में पढ़ना है तो इधर से ही पढ़ना है आपको, और दिमाग मत लगाइएगा। इसको क्या ऐसे याद रखिएगा, होमो, होमो, होम, PMC, इनके नाम छोटे कर लीजिए। देखिए इसको लिखिए PMC, अरे हम PCM बोलते हैं, ये C है, सॉरी इसको C लिखिए। PCM बोलते हैं पैरासीटामोल, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो मैथ, तो इसको PMC बोल लीजिए, क्या दिक्कत है। PCM ना बोल के PMC बोल लीजिए। इधर इसको याद रखिए, होमो, इसको तो देखो जो ये नाम है होमो, होम,
होमो होम, ये देखिए लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा पेन थोड़ा मोटा है और ये मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ये होमो, ओके, ये लिखिए होमो होम पीएमसी, होमो होम पीएमसी। ठीक, अब नीचे वाली इसको याद रखिए, मस्का मस्की, ये है ना, इसमें यहाँ तक मैंने DAE काट दिया है। इसको अब DAE को याद मत करिए इस टाइम पे जब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आप बस वेट, पहले मत काट दीजिएगा, कहीं आप नाम को ही काट दे। ट्रिक के लिए ये है मस्का मस्की, डी से ये देखिए डी, ये आई से आई ए, मस्का मस्की दिया। अरे मस्का मस्की, मस्का मस्की नहीं कहते, मस्का मस्की दिया, DIA। डी से डिप्थेरा, आई से इंसेक्टा, ए से ऑर्थोपोडा। ठीक है, ओके। अब नीचे आ जाते हैं इस पे MAN, ये ना, इसको देखो, मैं बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, मैं देखो पूरा उड़ा देता हूँ, आप सब कॉपी कर लेना वीडियो पीछे करके, क्योंकि थोड़ी जगह का इशू पड़ जाता है, इस वजह से इसको ऊपर कर दूँगा। ठीक, अब ये देखिए, ये है, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, इसको आप कैसे याद करिए। ओहो, पेन क्यों नहीं चल रहा, माय गॉड, पेन को क्या हो गया। चलिए फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। अब देखिए, छोड़िए, ये इसका लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, इसका M उठाइए, इसका AN उठाइए, क्या लिखिए, मन, इसका S, इसका D, इसका A, मन सड़ा। ठीक, मन सड़ा कहते ना, अरे यार मेरा मन सड़ गया यार, आज मेरा मन सड़ा है, इसको ऐसे करो, मन MAN, मन, MAN पूरा मत पढ़ना, इसको M बोला मैंने, इसका पहले का M, इसका AN, मन सड़ा, इसका S, इसका D, इसका A, मन सड़ा, मन सड़ा। अरे मन सड़ जाता भैया लोगों का, इसका मन सड़ा, मन मतलब महंगी फेरा, अनारकी, DAC, सॉरी DAC, ये क्या है, हमारी फैमिली। ओके, फिर स्नैपी, 1 सेकेंड, हाँ ट्रिक थी ना, ठीक है, स्नैपी डेल्स, सैपनी डेल्स, फिर डाइकोटिलिडॉन, फिर एंजियोस्पर्म। ठीक, ऐसी इसकी याद कर लीजिए। वीट की, इसका नाम तो पता ही होगा, ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका टी लीजिए, टी, इसका PO, टीपो, इसका देखो मेरे, मैं अपनी जो ट्रिक, पोलो, इसको लिखो मोनो एंगो, देखो ट्रिक है, टीपो पोलो मोनो एंगो, क्या है, टीपो पोलो मोनो एंगो। अरे कुछ भी बना लो, ये तो देखो एक वो बन गया था, टीपो पोलो मोनो एंगो, गाना बना लो, कुछ भी कर लो, जो आपकी इच्छा। टीपो देखो, टीपने वाला टीपो, ट्राइटिकम का टी, पोएसी का पो, पोएल्स का पोलो, पोलो से देखो L आपको याद रहेगा, इसमें L आ रहा है, मोनो, मोनोकोटिलिडन, इसमें डाई में D का दिया दिया था ऊपर, दिया। ठीक, ये इस वाले का है, हमने ये इधर बताइए इन सब का। ठीक, एंगो मतलब एंजियोस्पर्म। ठीक है, ओके। अब यहाँ नीचे टेक्सोनॉमिकल एड्स आ गए, वैसे चैप्टर ख़त्म होने वाला है, टाइम देखते हैं बच्चों, 40 मिनट हो गया है। चलिए क्लास को यहीं रोकते हैं, अब कल मैं आपको टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ाऊँगा। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, हर्बेरियम पढ़ना है हमको, और बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, और साथ में जूलॉजिकल पार्क्स की, बस यही सब है। जैसे ये चैप्टर होता है, इसके बाद मैं आपको इसके कुछ और नोट्स दूंगा, उसमें से आपको थोड़ी चीज़ें बता दूंगा, साथ में एक आपको हर चैप्टर का एक फ्लो चार्ट मिलेगा, या तो आप खुद बना सकते हैं अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, खुद पढ़ के सारा फ्लो चार्ट
बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको हर चैप्टर का एक एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड करूँगा, उसको आप पढ़िए, उसको और मॉडिफाई करिए, अपने हिसाब से कर सकते हैं उसमें। बस आपको चैप्टर फिर पता है एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस फ्लो चार्ट उठाया, उसके लिए 38 चैप्टर, जो 38 आपके फ्लो चार्ट्स बन गए। जब 38 फ्लो चार्ट बनेंगे तो क्या करना है, पन्ना पलटा पन्ना पलटा पन्ना पलटा, बस खत्म। एग्जाम से एक दिन पहले जब पढ़ोगे तो 1 घंटे में आपको पूरे 38 चैप्टर्स खत्म। फिर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में सारा दिमाग लगाओ, वो भी मैं बताऊंगा उसके लिए भी। अच्छा तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।